Hello, my dear students. Today, the last topic of our chapter, that is reaction mechanism of inorganic complexes, part 2. I am going to teach you this lecture is about electron transfer reaction. Okay, so we will study what is electron transfer reaction and what is the mechanism of electron transfer reaction. Okay. So let's begin this. तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें कंसिडर करना है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, क्या इसमें क्या पढ़ना है हमको कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या है, ठीक है, और इसमें एनर्जी का क्या रोल है, कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे. तो उसमें एक एग्जाम्पल्स लिया गया है समझने के लिए. ज़रा हम लोग अगर देखें एग्जाम्पल को, आयरन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स है आयरन का, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयरन ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, वो क्या है, आयरन एक +3 स्टेज में है और दूसरे में आपका आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेज में है. ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन. ठीक है, अभी तक हम लोग लिगेंड एक्सचेंज, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, ये सब के बारे में जाने थे. अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है, ये क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में जो हम पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम्पल देख के समझने वाले हैं, वो आपका आयरन का कॉम्प्लेक्स है. आयरन का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि एक में देख रहे हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, दूसरे में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. ये आपका ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है जब अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है. ठीक है, राइट साइड में जो प्रोडक्ट बना है उसको देखते हैं हम लोग. तो ये जो Fe+3 स्टेज में है, ठीक है, और एक इसमें जो Fe आपका +2 है. तो देखिए +2 वाला जो है वो +3 में चेंज हो जा रहा है और +3 वाला +2 में चेंज हो जा रहा है. क्यों ऐसा हो रहा है, उसमें से एक जो आपका है जो +2 वाला है अपना एक इलेक्ट्रॉन +3 वाले को ट्रांसफ़र कर दे रहा है. तो +2 जो है वो +3 में कन्वर्ट हो जा रहा है और +3 वाला +2 में कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक है, और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है. जो राइट साइड में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा एक्साइटेड स्टेट में है और हायर एनर्जी स्टेट में है. अब ये क्या है, स्टेबल स्टेट क्या है, हायर एनर्जी स्टेट क्या है, यही हमको पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में. ठीक है, ज़रा हम अगर एक चीज़ इसमें ध्यान दें, जो आयरन का +2 कॉम्प्लेक्स देखें और आयरन का +3 कॉम्प्लेक्स देखें. ठीक है, तो ये देखा गया कि जो FeO डिस्टेंस है, ठीक है, Fe आपका आयरन है और H2O का O आपके लिगेंड्स जुड़े हुए हैं आयरन से. ठीक है, तो FeO जो डिस्टेंस है वो +2 वाले कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, स्टेबल स्टेट की बात कर रहे हैं फिलहाल हम. स्टेबल स्टेट यानी कि जो लेफ्ट साइड में है उसमें देखें अगर FeO डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ आयरन ऑक्सीजन, आयरन +2 वाले केस में क्या है, इनका बॉन्ड लेंथ 2.21 एंगस्ट्रॉम है. ठीक है, और आयरन +3 वाले केस में जो है FeO का बॉन्ड डिस्टेंस आपका 2.05 एंगस्ट्रॉम है. होना भी चाहिए. Fe3+ आपका थोड़ा स्मॉलर साइज में होगा इन कंपैरिजन टू Fe+2. तो Fe3+ में जो लीगेंड और मेटल जो आपका आयरन है उनके बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो कम होनी चाहिए, और है भी, वो आपका 2.05 एंगस्ट्रॉम है. और आयरन +2 वाला जो है थोड़ा साइज उसका +3 वाले से बड़ा होगा, तो इनके बॉन्ड कॉन्स्ट्रक्ट नहीं होंगे. ठीक है, तो इनका जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो कितना होगा, 2.21 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, अच्छा, अब ज़रा सा भी कुछ अगर चेंज होता है ना इनके बॉन्ड में, बॉन्ड लेंथ में ज़रा सा भी कुछ चेंज होता है तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है. ये जो हम दिखा रहे हैं ना कि आपका जो ग्राउंड स्टेट का कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल स्टेट में है और आपका जो राइट हैंड साइड में है वो हायर एनर्जी स्टेट में है, वो एक्साइटेड स्टेट में है. वो इसीलिए है, क्या हो रहा है, देख रहे हैं हम लोग कि जो Fe+2 वाला हमारा जो लेफ़्ट साइड में है,
उसको उसने एक इलेक्ट्रॉन Fe+3 वाले को दे दिया। समझ में आ रहा है? इसमें पूरे जो प्रोसेस में क्या हो रहा है, Fe+2 वाला Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है और Fe+3 वाला Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वही चीज़ बोल दिया क्या, मतलब Fe+3 वाला +2 में कन्वर्ट हो जा रहा है और जो पहले से +2 है वो +3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये इसमें हो रहा है। तो रिएक्टेंट में जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, स्टेबल स्टेट पे है, ग्राउंड स्टेट पे है, उनका क्या बॉन्ड लेंथ है, आयरन मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड लेंथ है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप ही सोचिए कि जो +3 वाला है उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो +2 में बदल जा रहा है। अगर वो +2 में बदल रहा है तो उसका बॉन्ड लेंथ पहले क्या था, 2.05 एंगस्ट्रॉम था +3 में, और जब वो +2 में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाना चाहिए, 2.21 एंगस्ट्रॉम में हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? उसी तरीके से जो लेफ्ट साइड में हमारा आयरन +2 में पहले था वो एक इलेक्ट्रॉन दे के प्रोडक्ट में हमारा आयरन +3 में कन्वर्ट हो गया, तो पहले उसका बॉन्ड लेंथ क्या था, 2.21 एंगस्ट्रॉम, और आगे जाके +2 में कन्वर्ट हो जा +3 में हो जा रहा है तो उसका कितना हो जाना चाहिए, 2.05 एंगस्ट्रॉम। तो ये बॉन्ड की थोड़ी चेंजिंग हो रही है ना, जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या करता है, सिस्टम का जो सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स का, उनकी एनर्जी को बहुत रेज कर देता है। वो कोशिश, मतलब ये हायर एनर्जी में चले जाते हैं जो आपका राइट साइड का है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है हायर एनर्जी स्टेट, या कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स एंड इन एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इनके बॉन्ड लेंथ में अंतर आ जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। ये कोशिश करेंगे कि हम वापस से अपने नॉर्मल बॉन्ड लेंथ पे चले जाएं, मतलब कि जो +2 में बना है वो सोचेगा कि हम वापस से लेफ्ट मतलब +3 में चले जाएं, हमारा जो 2.21 नया FeO का बॉन्ड लेंथ है वो वापस से 2.05 में कन्वर्ट हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? जो ये एक्साइटेड स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट में जो बॉन्ड लेंथ के डिफरेंस से एनर्जी इनकी जो बढ़ जा रही है, तो ये सोचेंगे ना कि ये कोशिश करेंगे कि हम वापस से अपने इनिशियल स्टेट पे चले जाएं, और ये वही करते हैं, ये खूब सारा एनर्जी निकालते हैं, बहुत हाई एनर्जी रिलीज़ करते हैं और वापस से अपने नॉर्मल बॉन्ड में चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कि रिएक्शन जो आपका है वो फिर से क्या हो जाता है, बैकवर्ड हो जाता है। तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड हो जा रहा है। अब बैकवर्ड वाले में तो हमने रिएक्शन कराई ही थी, तो फिर ये आगे फिर से वही चीज़ें होती हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर से ये चीज़ें मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड चलती रहती हैं। एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, उधर ले रहा है, फिर रिलीज़ हो रहा है, फिर वो कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ एनर्जी दे के उसमें कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से तो नहीं हुआ ना। बात समझ में आ रही हो? इसमें कंजर्व तो हो नहीं रहा है हमारी जो एनर्जी है। क्यों? क्योंकि जब हमारा स्टेबल से वो हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज़ करके नॉर्मल अपने स्टेबल स्टेट में पहुंचना चाह रहा है, फिर से स्टेबल स्टेट से वो फिर हायर फिर एनर्जी रिलीज़ करके वो फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इसमें क्या होते जा रहा है, कंटिन्यू होते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारी जो एनर्जी है इसमें वो कंजर्व नहीं हो पा रही है। ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो उसकी जस्ट अपोजिट काम हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए इसमें कि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है वो वायलेट ना हो, वो फॉलो हो। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा क्या हो सकता है, वो कुछ ऐसा ये हो सकता है कि जैसे जो हमारा Fe2+ वाला है जिसका बॉन्ड लेंथ आपका 2.21 एंगस्ट्रॉम था, और जो Fe+3 वाला है उसका आपका बॉन्ड लेंथ कितना है, 2.05 एंगस्ट्रॉम है। कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों को एक कॉमन बॉन्ड लेंथ में कन्वर्ट होना हो। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे कि यहाँ पे मतलब हमने बताया है कि मान लीजिए कि FeO डिस्टेंस जो कि आपका 2.05 एक का है और एक का 2.21 एंगस्ट्रॉम है, उनको कुछ एनर्जी लेके 2.09 में कन्वर्ट हो जाना है, जो कि इन दोनों का बीच का है। 2.05 और 2.21 एंगस्ट्रॉम का एक बीच का है जो कि 2.09 एंगस्ट्रॉम में है, तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड को एक कॉमन बॉन्ड लेंथ में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो Fe2+ वाले और Fe3+ वाले जो है उनको एक सेम डिस्टेंस पे यानी कि 2.09 एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इनकम्प्लेक्स आयन जो कि आपका ये लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट है Fe+2 और Fe+3 कैन हैव सेम FeO डिस्टेंस बिटवीन 2.05 एंड 2.21 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लेट EA बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ये आपका जो स्टार लगा है ये एक्साइटेड स्टेट वाले हैं।
ठीक है। लेट ई ए बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Fe2 प्लस Fe3 प्लस इन एक्साइटेड स्टेट हैविंग द सेम डिस्टेंस। मतलब कि जो हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा अपना बॉन्ड नया वाले में ना चेंज करके एक कॉमन 2.09 पे अपने बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उन्हें कुछ एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी जो मिल रही है, जो उनको एनर्जी चाहिए, वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये वही एनर्जी डिफरेंस है, मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, यही एनर्जी वो एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि उनको बॉन्ड एक कॉमन बॉन्ड लेंथ पे वो कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इससे क्या होगा, फिर वापस से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब कि वो वापस से Fe2 प्लस और Fe3 प्लस में कन्वर्ट नहीं होंगे। एक बार हमारा प्रोडक्ट बन गया, FeO डिस्टेंस 2.09 पे फिक्स हो गया, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस व्हेन ऑल द 4 स्पीसीज हैव सेम FeO डिस्टेंस, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट का भी हमारा एक ही डिस्टेंस हो जाएगा बॉन्ड FeO जो कि है 2.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कुछ एक्टिवेशन एनर्जी लेफ्ट साइड में चाहिए, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी राइट साइड में चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए बॉन्ड को कॉमन लेंथ पे ले जाने के लिए, और वो एनर्जी का जो डिफरेंस है वही आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस केस में फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही हमारा जो दोनों रिएक्टेंट हैं Fe+2 और Fe+3 स्टेज में, वो अपने बॉन्ड को 2.05 वाले ने भी 2.09 पे कन्वर्ट कर लिया और 2.21 एंगस्ट्रॉम वाले ने भी 2.09 पे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। कुछ एनर्जी लेके उन्होंने एक कॉमन बॉन्ड लेंथ पे अपना कन्वर्ट, जब इन लोगों का कॉमन हो गया है बॉन्ड लेंथ, तो आराम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस में यही होता है आपका। अच्छा, ये जो मैंने केस बताया, ये आयरन का केस था। इसमें इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है और जो ले रहा है, मतलब जो ऑक्सीडेंट है और जो रिडक्टेंट है, ठीक है, वो दोनों ही आपके सेम मेटल हैं, आयरन है, ठीक है। तो सेम मेटल वाले में ये दिक्कतें आती हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड को, अपने बॉन्ड लेंथ को कॉमन बॉन्ड लेंथ पे ले आते हैं विथ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जिस केस में आपका जो मेटल आयन है वो अगर डिफरेंट है, जैसे कि इसमें लिखा है M और M', दोनों अलग अलग अगर मेटल होते हैं तो उनमें ये दिक्कत नहीं आती है बॉन्ड वाली, ठीक है। तो इसमें आपका बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता है। ये केवल और केवल उनमें होता है जिसमें कि हमारा सेम मेटल होता है, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो होता है क्या क्या चीज़ों से गुजरता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। तो जो पहली बात मैंने बताई वो आप लोगों ने समझ लिया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का था, एनर्जी की कैसे शिफ्टिंग हो रही है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हुई। अब जो सेकेंड चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और स्पिन स्टेट ऑफ मेटल आयंस। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका स्पिन स्टेट होता है, स्पिन स्टेट मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका 2s+1 मैंने आपको बताया है फॉर्मूला, जिससे कि हम स्पिन स्टेट निकालते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका s जो है 2s+1, जिसमें कि s आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन नंबर होता है वो हाफ होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन स्टेट क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 हो जाएगा, 2s+1 करके उसको निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्पिन स्टेट निकाला जाता है। तो जो ये कह रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो स्पिन स्टेट ऑफ मेटल आयन है, तो जो स्पिन स्टेट है अगर वो जनरली सेम होगा दोनों मेटल का तो ये आसानी से हो पाएगा ट्रांसफ़र, ठीक है। अच्छा, ये जो बातें हो रही हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के हो रही हैं कि जिस इलेक्ट्रॉन को हमको ट्रांसफ़र करना, उसकी गिनती नहीं की जा रही है, उसको छोड़ के जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उसके हिसाब से स्पिन स्टेट अगर हम निकालें तो दोनों मेटल्स के स्पिन स्टेट जो आपके हैं वो लगभग सेम होने चाहिए, ठीक है। सेम अगर है तो इजीली रिएक्शन हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगेगा होने में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, देखिए एक तो 2+ कॉम्प्लेक्स है और एक कोबाल्ट का 3+ कॉम्प्लेक्स है, दोनों में अमोनिया लिगेंड कॉमन है।
ठीक है। लेकिन जो ये 2+ कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, और जो कोबाल्ट का ये 3+ कॉम्प्लेक्स है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये बहुत मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा होगा अगर, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ लिगेंड के स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि कौन से लिगेंड वीक होते हैं। वीक लिगेंड जो होते हैं वो पेयरिंग नहीं कराते हैं जब डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है तो, ठीक है। पेयरिंग नहीं कराते हैं तो क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है आपका, हाँ। और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, वो आपके क्या करते हैं, वो आपके पेयरिंग करा देते हैं, ठीक है। क्या होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो स्प्लिटिंग जो हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड में, होता है ना, डी ऑर्बिटल्स की जो डिजेनरेसी है पहले, वो पहले ख़त्म होती है, थोड़ा हाई एनर्जी पे जाते हैं और फिर वो क्या हो जाते हैं, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। नीचे वाला T2G कहलाता है, ऊपर वाला EG कहलाता है, इन ऑक्टाहेड्रल केस, है ना, पढ़ा होगा हम लोगों ने। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है ये कौन लाता है, ये लीगेंड ले आते हैं। जब ये लीगेंड अटैक करते हैं मेटल को तो मेटल तुरंत उनकी डिजेनरेसी ख़त्म हो जाती है और वो डी ऑर्बिटल उनके जो है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होने लगते हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग लीगेंड का अप्रोच होगा, लीगेंड जितना स्ट्रॉन्ग उनके पास पहुँचेगा, वो जो डेल्टा ज़ीरो होता है ना दोनों के बीच का डिस्टेंस, डेल्टा ज़ीरो, वो काफ़ी ऊंचा कर देगा। तो जो स्ट्रॉन्ग जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन से, जैसे कि CO कार्बोनिल CO हो गया, ठीक है, CN हो गया और C2H4 हो गया, ठीक है, जो इधर राइट साइड में आते हैं पूरे पाई एक्सेप्टर जो बताया है मैंने आपको, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये सब में ये जो स्प्लिटिंग होती है ना, डेल्टा ज़ीरो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा होता है कि जब डी ऑर्बिटल्स की हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए हमको D4 फिलिंग करनी है, तो 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाता, उसको पेयरिंग ही आसान लगता है। मीन्स पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा O एनर्जी, मतलब कि जितना एनर्जी लेके वो ऊपर वाले में जाएगा EG में, उससे कम एनर्जी में वो क्या कर लेगा, वो पेयरिंग कर लेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्प्लिटिंग बहुत हाई करते हैं, स्प्लिटिंग हाई करते हैं तो पेयरिंग प्रीफर करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। और जो वीक लिगेंड्स होते हैं उनके केस में इनकी जो स्प्लिटिंग होती है आपकी डी ऑर्बिटल्स की, ये इतने ज़्यादा हायर एनर्जी दोनों के बीच में नहीं होती है। तो क्या होता है कि पेयरिंग एनर्जी उसमें ज़्यादा हो जाता है और स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, वो कम हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सोचते हैं कि जब पेयरिंग में हमको ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो उससे अच्छा कि हम आगे चले जाए। तो हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि D4 अगर हमको पढ़ना है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन आपका जो ऊपर वाले में चला जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी। किस केस में, वीक लिगेंड में, ठीक है। तो जितने भी आपके हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, वाटर, ठीक है, OH-, ये सब आपके जो इधर के आ रहे हैं, सब लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, ये सब आपके वीक फील्ड होते हैं। अब ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया NH3, ये थोड़ा सा बीच का होता है, ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग कहलाता है ना बहुत ये वीक कहलाता है। तो ये सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर नहीं है ना पाई डोनर है, केवल ये सिग्मा डोनर लिगेंड है, ठीक है। तो क्या करता है, देखिए अभी वो चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊँगी आपको, अभी चैप्टर वो चल रहा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो स्प्लिटिंग होती है CFSC, जो डेल्टा O आपका होता है, ठीक है, वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक फैक्टर तो ये लिगेंड वाला था कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो स्प्लिटिंग ज़्यादा कर देता है। दूसरी चीज़ जो होती है ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। मेटल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है तो भी उनका ये जो डेल्टा O वैल्यू होता है वो काफ़ी हाई होता है। बात समझ आ रही है मेरी? तो अगर हम कोबाल्ट के केस में देखें तो एक केस में, दोनों ही केस में, पहली बात तो अमोनिया लिगेंड है, मतलब 6 अमोनिया लिगेंड्स हैं दोनों ही केस में। लेकिन पहले केस में अगर देखें तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, दूसरे में +3 है। तो अमोनिया क्योंकि इंटरमीडिएट लिगेंड है, वो +2 वाले में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन जब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, वो +3 हो गया, तो ये आपका लो स्पिन कर देता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमोनिया का कोबाल्ट को लेके, इसलिए मैंने यहाँ इतना कुछ आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और स्पिन स्टेट मेटल आयन का।
तो CO+2 जो है और CO+3 है, इन दोनों के स्पिन स्टेट में अंतर है। पहला वाला हाई स्पिन का है, दूसरा वाला लो स्पिन का है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वो उतनी तेज़ी से नहीं होगा, रेट इनका कम होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। यहाँ पे है FeH2O6 प्लस FeH2O। आप देखिए वाटर जो है वो वीक लिगेंड में ही आता है, वो उसको ऐसा उसकी में ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है। तो एक Iron+2 है, एक Iron+3 है, लेकिन दोनों ही जो आपके हैं, क्योंकि वाटर इसमें आपका लिगेंड है जो कि वीक है, तो इन दोनों ही केस में आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये दोनों। ठीक है, तो ये स्पिन स्टेट हमने बता दिया आपको। अब आते हैं मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, इनका भी कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कोई मैकेनिज्म होगा। तो हम जो मैकेनिज्म यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में पढ़ रहे हैं वो 2 ट्रांजिशन स्टेट से होता है। पहला मैकेनिज्म है आउटर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट, दूसरा आपका जो है वो आता है इनर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट। ये इंटरमीडिएट्स हैं जो कि आपके इस रिएक्शन में बनते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं आउटर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट। कब और किस केस में ये मैकेनिज्म फॉलो होता है जिसमें कि आउटर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें पढ़ा जाए, इसमें ये क्या होता है आउटर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट। इसमें आपका जो देखिए पहली चीज़ तो हम बता दें आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, मतलब कि जो आपके ये जो इस तरीके से एरो में ब्रैकेट्स में हम दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स को, वो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गए। ठीक है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर लिगेंड्स हैं वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में पहली बात तो सेम होते हैं। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ लिखा है ना, व्हेन द इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ 2 रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड रिमेन इंटैक्ट इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। मतलब कि जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, ये इस वाले चकोट जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, ये आप जो दोनों रिएक्टेंट में रहेंगे वही दोनों आपके प्रोडक्ट में भी दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिगेंड्स में अदला बदली हो गई। समझ में आ रहा है? तो जो लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं वो हमारे रिएक्टेंट में और हमारे प्रोडक्ट में सेम दिखते हैं, तो उसको हम देख के कह देते हैं कि जो हमारा मैकेनिज्म है वो आपका कौन सा है, आउटर स्फीयर ट्रांजिशन मैकेनिज्म है। ठीक है, होने के लिए क्या चाहिए इसके लिए, पहली चीज़ की जो रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट है कॉम्प्लेक्स आयन का। रिडक्टेंट मतलब कि जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है खुद रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस करना मतलब इलेक्ट्रॉन देना, ऑक्सीडाइज करना मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। ठीक है, तो आउटर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो हमारे रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स, देने वाला इलेक्ट्रॉन और लेने वाला इलेक्ट्रॉन, वो दोनों कॉम्प्लेक्स इनर्ट होने चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग इनर्ट लबाइल हम लोगों ने पढ़ा था ना, सबसे पहला लेक्चर जो हमारा था वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स और लबाइल कॉम्प्लेक्स का ही था। जैसे मुझे अभी भी याद है कि D3 D8 को हम वीक फील्ड में इनर्ट कह रहे थे, जो बाकी था वो आपका लबाइल था। स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाने पे आपका D3 D8 D5 D6 D7 इस तरीके के आते हैं, वो आपके इनर्ट हो जाते हैं। जो बचे हैं वो आपके लबाइल हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि आउटर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो हमारे रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स जो हैं रिएक्शन में वो इनर्ट होने चाहिए दोनों। ठीक है, इनर्ट होने चाहिए। और दूसरी चीज़ जो लिगेंड है, लिगेंड के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए, उनके पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के साथ लगे होने चाहिए। मतलब कि जैसे अमोनिया ही हम अगर पढ़ रहे थे अभी, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है वो जो कि वो अपना पूरा बॉन्डिंग में यूज़ कर लेता है और कोई उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचता है जिससे कि वो एक्सचेंज कर सके या दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स से बॉन्डिंग कर सके या फिर वो ब्रिज बना सके, पुल बना सके। ठीक है, जो कि आपका इनर वाले में होता है मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये है आउटर स्फीयर ट्रांजिशन मैकेनिज्म। कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं कैसे रिएक्शन जा रहा है, फास्ट है कि क्या है। तो पहला तो कॉम्प्लेक्स वही है आपका कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, एक 2+ और एक 3+, अमोनिया कॉम्प्लेक्स है। तो ठीक है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है हमको, बस समझना है। कुछ नहीं है, जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट भी है, +2 वाला +3 में कन्वर्ट हो गया है और +3 वाला क्या हो गया है, +2 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है
CO ये क्या होगा, ये आपका होगा D7, कोबाल्ट 2+ आपका D7 होगा इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसमें कोबाल्ट 3+ होगा D6 इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दोनों ही कॉम्प्लेक्स जो आपके हैं ये आपके इनर्ट कॉम्प्लेक्स आएंगे, ठीक है। और जो अमोनिया जो आपका है इसमें ये बिल्कुल ही सैचुरेटेड है, मतलब कि इनके पास इलेक्ट्रॉन कुछ एक्स्ट्रा बचता नहीं है, तो इसीलिए इनका जो मैकेनिज्म है वो आपका आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होगा, इस ट्रांजिशन स्टेट बनेगा इसमें। और हम जो प्रोडक्ट भी देख रहे हैं उसमें भी देखिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड है वो इंटैक्ट है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे रिएक्टेंट में है। तो ये प्रूफ करता है कि ये हमारा जो मैकेनिज्म इसके लिए होगा वो आउटर स्फीयर ट्रांजिशन मैकेनिज्म होगा, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इसमें कोबाल्ट के जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ ये आपका स्लो होता है, ठीक है। देखा गया कि स्लो क्यों स्लो होता है, इसका कुछ रीजंस हैं, वो मैं बता दूँ आपको। पहली चीज़ की जो हमने बॉन्डिंग के बारे में अभी आपको बताया था कि बॉन्ड लेंथ लगभग सेम होना चाहिए, तो इसमें क्या है CON का जो बॉन्ड डिस्टेंस है 2+ और 3+ का, वो दोनों में काफ़ी अंतर आता है, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी अंतर आता है तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए एक कॉमन डिस्टेंस में कन्वर्ट होने के लिए, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए मतलब उनका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा एक कॉमन बॉन्ड लेंथ तक के जाने के लिए, तो इसलिए भी रिएक्शन थोड़ा क्या होता है, स्लो होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है देखिए कि जो 2+ वाले से इलेक्ट्रॉन 3+ वाले में जा रहा है, ठीक है। 2+ वाला जो आपका है कोबाल्ट 2+ कॉम्प्लेक्स जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इनकी फीलिंग कैसी होगी, D7 है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब T2G में 5 होंगे और EG में आपका 2 होगा। बात समझ आ रही है, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और EG में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम लोगों ने MOT मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ा बहुत, तो उसमें हम MOT में सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा बॉन्डिंग पढ़ते थे, कैसे मेटल लिगेंड बॉन्ड में होता है और उसमें कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो आपका ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, ठीक है, इसका जो EG ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज़ होता है लिगेंड के साथ। बात समझ में आ रही है। तो जो CO+2 वाले के जो इलेक्ट्रॉन है जिसको कि हमको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम CO2+ वाले से जो इलेक्ट्रॉन को निकल के 3+ वाले में जाना है, उसका इलेक्ट्रॉन निकलने वाला EG ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और EG ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे लिगेंड के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। तो क्योंकि वो इन्वॉल्व है उनको फिर वहाँ से निकाल के दूसरे में ट्रांसफ़र करना, वो दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट। तो इसमें भी और एनर्जी हमको चाहिए। बात समझ में आ रही है। हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के +2 और +3 कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का जो रेट होता है वो स्लो होता है, ठीक है। अब स्लो क्यों होता है वो ही पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला मैंने बता दिया कि बॉन्ड जो डिस्टेंस है दोनों कोबाल्ट और लिगेंड के जो मेटल लिगेंड डिस्टेंस है वो दोनों में थोड़ा अंतर रहता है, तो इनको एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए वो ज़्यादा चाहिए कॉमन में कन्वर्ट होने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन 2+ वाले का इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट 2+ वाले का इलेक्ट्रॉन जिसको निकलना है दूसरे में जाने के लिए वो EG ऑर्बिटल में है। EG ऑर्बिटल हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज़ हुआ है, तो उसको वहाँ से निकाल के ट्रांसफ़र करना मीन्स इट रिक्वायर्ड मोर वेरी मच एनर्जी। तीसरी चीज़ जो है वो हम बताया ही था मैंने कि लगभग अगर स्पिन स्टेट सेम है तो एनर्जी कम चाहिए रेट ऑफ ट्रांसफ़र के लिए, पर इस केस में हम पहले ही बता दिए कि एक हाई स्पिन है एक लो स्पिन है, दोनों के स्पिन स्टेट में अंतर है, इसलिए भी एनर्जी, इसलिए भी इनका रेट क्या है, स्लो है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा आयरन का है, आयरन का और साइनाइड कॉम्प्लेक्स है। देखिए FeCN6 4-, दूसरे में थोड़ा देखिए यहाँ गलती हो गया है, यहाँ पे एक 4- होगा और एक आपका 3- होगा यहाँ पे, ठीक है, एक 3- होगा, एक आपका Fe+2 है और एक आपका क्या होगा Fe+3 होगा। यहाँ पे भी वही गड़बड़ हमने किया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे भी आपका Fe ये वाला -4 है तो ये वाला आपका -3 होगा। एक आपका Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक आपका Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हमारा जो इधर प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो जा रहा है,
Fe+2 वाला Fe+3 में कन्वर्ट हो जा रहा है और Fe+3 वाला Fe+2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसमें भी देखिए हमारा जो CN लिगेंड है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इंटैक्ट है। रिएक्टेंट में भी देखिए और प्रोडक्ट में भी देखिए, तो हमारा जो मैकेनिज्म है वो कौन सा होगा, आउटर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म से होगा। दूसरी भी चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग Fe+2 मतलब आपका Fe का क्या होता है, 26 होता है, +2 में मतलब कि D6 है ये, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। दूसरा भी देखिए आपका Fe+3 हो गया, D5 हो गया, ये भी इनर्ट कॉम्प्लेक्स में आता है। ठीक है, तो दोनों ही रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स जो हैं इसमें Fe के, वो दोनों ही एक तो पहली बात इनर्ट हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, दूसरी चीज़ जो साइनाइड लिगेंड जो प्रेजेंट है वो फुल्ली सैचुरेटेड है। ठीक है, उसके पास कोई ऐसा लोन पेयर बचा हुआ नहीं है, तो भी हमारा मैकेनिज्म हमने बताया था ये क्या, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आउटर स्फीयर ट्रांजिशन मैकेनिज्म फॉलो होगा। अच्छा, इस केस में हमने ये देखा कि जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो फास्ट होता है इन कंपैरिजन, जैसे पहले वाले में मैंने बताया कि रेट स्लो था, लेकिन इस केस में हमारा क्या है, रेट क्या है, फास्ट है। क्यों है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, ए पॉइंट देखिए, FeC जो बॉन्ड डिस्टेंस है दोनों का लगभग सेम होता है। ठीक है, मतलब जो +2 वाला Fe है, +3 वाला Fe है, दोनों के जो डिस्टेंस है Fe और CN के बॉन्ड का वो लगभग सेम है, तो बहुत कम एनर्जी चाहिए उनको, एक्टिवेशन एनर्जी इनका क्या होगा, बहुत लेस होगा। सेकेंड पॉइंट कि जो लिविंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिसको निकलना है वो आपका T2G में है, ना कि Eg में है। ठीक है, D6 है आपका, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्यों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि साइनाइड आपका पाई एक्सेप्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन जिसको निकलना है वो Eg में ना होकर वो T2G में ही रहता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो Eg वाला क्योंकि ML बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, T2G तो नहीं होता है, तो T2G के इलेक्ट्रॉन इसमें खाली है, जिसको हमें ट्रांसफ़र करना है वो खाली है, मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड में यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसको आसानी से निकाल के हम डाल सकते हैं, तो इसलिए भी रेट हमारा क्या है, फास्ट है। ओके, चौथा पॉइंट क्या है, CN- जो है आपका अनसैचुरेटेड है। ठीक है, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और जो अनसैचुरेटेड या फिर कोई कॉन्जुगेट लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की टनलिंग में हेल्प करते हैं। कॉन्जुगेशन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका किनारे की ओर शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, होता है ना कॉन्जुगेशन में, तो उसी को हम इलेक्ट्रॉन टनलिंग कह रहे हैं, वो हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है, तो ये भी हमारा लिगेंड की क्वालिटी है, इसलिए रेट इसमें फास्ट हो रहा है। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, CN- जो है आपका पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। अगर हमारा लिगेंड पाई एक्सेप्टर होता है तो क्या होता है, इट कैन फॉर्म पाई बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका लिगेंड को और स्टेबलाइज कर देता है ताकि वो बनाए प्रोडक्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? CN- is a pi acceptor ligand, that is it can form pi bond by accepting electrons from T2G orbital of the metal ions. Such ligand stabilize the product formed by accepting electrons. एक पॉइंट इसमें पता नहीं और होना चाहिए, इसमें नहीं दिया हुआ है, दोनों का स्पिन स्टेट इसमें सेम होगा, दोनों ही आपके लो स्पिन स्टेट हैं, तो स्पिन स्टेट भी सेम है तो भी हमारा क्या होगा, रिएक्शन रेट क्या होगा, फास्ट होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, ऑस्मियम का है और डाइपिरिडिल का है। डाइपिरिडिल आपका जो है वो आपका लिगेंड है और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसीलिए 3 इसका लिया जा रहा है, 3 मतलब कि 3 to 6 हो गए टोटल आपके। ठीक है, टोटल आपके 6 हो गए। ठीक है, तो इसमें डाइपिरिडिल जो आपका है, 2 पिरिडिन जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसीलिए एक लिगेंड कंट्रीब्यूट टू 2 लिंकेज, एक लिगेंड का 2 लिंकेज है, तो 3 का कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये ऑक्टाहेड्रल ही है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका भी देखिए एक 2+ कॉम्प्लेक्स है, एक 3+ कॉम्प्लेक्स है, तो 2+ वाला 3+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, 3+ वाला 2+ में, ये भी आपका लो स्पिन है, दोनों ही आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं, और दोनों में ही देखिए आपके जो लिगेंड्स हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इंटैक्ट हैं, तो आपका मैकेनिज्म आपका आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होगा। ऑस्मियम आपका आयरन के ही ग्रुप का है, तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ इसमें होनी है, तो इसको मैं दोबारा से नहीं समझाने जा रही हूँ, आपका वही चीज़ है, दोनों के बॉन्ड डिस्टेंस लगभग सेम है। डाइपिरिडिन आपका पाई एक्सेप्टर है, हाईली कॉन्जुगेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वो फास्ट कर देगा। ठीक है,
और इसमें भी आपका T2G में फिलिंग हुआ है क्योंकि लो स्पिन है आपका, तो मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं यूज़ हुआ है तो आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा टोटल आपका एग्जाम्पल 3 दिया है हमने। अब यहाँ कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो हम इतने जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा, इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताया जो कि आपका आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का है, जिसमें क्या आता है। पहली चीज़ तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दो मेटल आयन के बीच में होता है वो दोनों क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। वो दोनों कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, और जो उनका कोऑर्डिनेशन शेल होता है वो बिल्कुल ही सैचुरेटेड होता है। ठीक है, उनके लिगेंड सैचुरेटेड होते हैं, उनके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा नहीं होते हैं कि वो दे सकें या ब्रिज फॉर्म कर सकें। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो होता है दोनों मेटल आयन्स के बीच में, ठीक है, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दो मेटल आयन के बीच में हो रहा है वो ज़्यादा फास्ट होता है कब, जब दोनों मेटल लिगेंड के जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम है। क्यों लगभग सेम रहेगा, तो उनको बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या करने के लिए, उस कॉमन बॉन्ड लेंथ तक जाने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या देखते हैं हम कि हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है वो फास्ट हो जाता है कब, जब हमारे ऐसे लिगेंड हैं जो कि वो अनसैचुरेटेड है या फिर वो कॉन्जुगेशन के थ्रू है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुरंत सरफेस पे चला आता है कॉम्प्लेक्स के ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ड्यू टू टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शिफ्टिंग उनकी आसानी से बाहर तक हो जाती है। फोर्थ पॉइंट क्या देखते हैं, हाँ, कि जो रेट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का वो डिपेंड कर रहा है हमारा सेंट्रल मेटल आयन के पोलराइजिंग पावर पे। पोलराइजिंग पावर मतलब वही होता है कि सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड को कितना पोलराइज कर सकता है अपने और उसके इलेक्ट्रॉन को ले आ सकता है। उसके लिए सेंट्रल मेटल आयन का हाईली पॉजिटिव होना ज़रूरी है, साइज़ छोटा होना चाहिए। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ एनी मेटल। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्ट इफ इलेक्ट्रॉन टू बी, हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो कि निकलने वाला है वो T2G में प्रेजेंट है तो हमारा रेट क्या है, फास्ट है। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रॉन को जिसको निकलना है वो EG में प्रेजेंट है तो हमारा रेट क्या है, स्लो है। क्यों, क्योंकि जो EG वाला इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में है वो आपका मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, छठा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होगा अगर हमारा जो लिगेंड प्रेजेंट है वो क्या है, पाई एक्सेप्टर है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबलाइज कर देते हैं पाई बॉन्डिंग फॉर्म करके। लास्ट पॉइंट है कि हमारे अगर इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है दोनों कॉम्प्लेक्स का वो लगभग अगर सेम है तो भी हमारा रेट जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ हमने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का बेसिक बताया और एक मैकेनिज्म जो बताया वो है आपका आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट इज इनर स्फीयर मैकेनिज्म, बट आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो। फॉर टुडे दिस मच इज इनफ। सो आई थिंक आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, फ्री टू आस्क, देयर आर मेनी वे फॉर यू ऑल टू आस्क विथ मी। ओके, गुड लक।